નમસ્કાર. આજ સેક્યુલર લોકશાહી આંદોલનની ગુરુવારની મિટિંગમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. હું ગુજરાતીને બદલે હિન્દીમાં બોલીશ. મારું હિન્દી સારું નથી, છતાં બોલવાની તો કોશિશ કરીશ ભૂલો સાથે. આજે એટલા માટે ગુજરાતીમાં નહીં પણ હિન્દીમાં વાત કરીશ કારણ કે આપણા વક્તા આજના ગુજરાતી નહીં પણ ઓરિસ્સા રાજ્યના છે. ઓડિશા જેને કહે છે એ ઓડિશા રાજ્યના છે. मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी की गुरुवारी मीटिंग में आप सबका स्वागत है. और हमने जुलाई महीने में मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी के फेसबुक लाइव में ये बात को बताया था कि गुजरात में जैसा सिंक्रेटिक ट्रेडिशन अहमदाबाद में भी है, शहर में और राज्य में, ऐसी सिंक्रेटिक ट्रेडिशन पूरे भारत के हर राज्य में मिलेगी. तो आप अपने समन्वयी संस्कृति है, सिंक्रेटिक ट्रेडिशन है, साझा जो विरासत है, वो बात को एक मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी के फोरम में आप साझा करें, शेयर करें. और उसका प्रतिभाव आया है ओडिशा राज्य से. आज हमारे वक्ता है प्रोफेसर बीरेंद्र कुमार नायक. है तो वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर, एकेडमिशियन है, एजुकेशनिस्ट है. उनका एक कंसर्न है सेकुलरिज्म को लेके. तो कंसर्न सिटीज़न के नाते उन्होंने सिंक्रेटिक ट्रेडिशन ऑफ ओडिशा स्टेट, उसके बारे में बात करना, हमारे साथ उनके अनुभव साझा करना पसंद किया है. तो प्रोफेसर बीरेंद्र कुमार नायक को मैं धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपने मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी के फोरम में अपने अनुभव सिंक्रेटिक ट्रेडिशन ऑफ ओडिशा स्टेट का साझा करना पसंद किया. उसके लिए फिर से एक बार धन्यवाद. और सबको मैं अपील करना चाहूँगी मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी के फोरम से फिर एक बार कि आप सब लोग, आपके राज्य में जो सिंक्रेटिक ट्रेडिशन है, जो गंगा जमनी तहजीब है, जो साझी विरासत है, साझी संस्कृति है, उसको आप हमारे साथ साझा कीजिए, शेयर कीजिए. पूरे भारत देश में जो भारतीय सभ्यता हम बताते हैं, उसमें हर राज्य में कोई ना कोई साझी संस्कृति, साझी विरासत की निशानी है. वो कोई भी तरीके से वो प्रकट हो रही है, उसको हम साझा करें. क्योंकि आज देश में जो अलगाववाद की आग जली है, उसको हम रोकना चाहते हैं. उसके सामने सबको ये बात बताना चाहते हैं कि हम सदियों से साथ में रहे हैं और एक दूसरों से सीखे हैं, एक दूसरों से कुछ ना कुछ पाया है. एक दूसरे अलग होने के बावजूद उनके अलग पहचान का सम्मान करते हुए हमने एक दूसरों से सीखना, साझा संस्कृति के रूप में उसको प्रकट भी किया है. तो मूवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी की ओर से फिर से एक बार सबको अपील करते हुए और प्रोफेसर बीरेंद्र कुमार नायक का धन्यवाद करते हुए मैं प्रोफेसर बीरेंद्र कुमार नायक जी को रिक्वेस्ट करती हूँ सिंक्रेटिक ट्रेडिशन ऑफ ओडिशा स्टेट, उसके बारे में बात करने के लिए. धन्यवाद. हाँ भाई, नमस्कार. मूवमेंट फॉर सोशल डेमोक्रेसी के कर्मकर्ताओं के प्रति हमारा आभार. आप लोगों ने मुझे इस विषय पर, सिंक्रेटिक ट्रेडिशन इन ओडिशा, ओडिशा की समन्वयी संस्कृति पर कुछ बोलने का अवसर दिया. भारत जैसे देश में विविधता इतना व्यापक है, वहाँ हर वर्ग के बीच भाईचारा बहुत ही जरूरी है देश की स्टेबिलिटी के लिए. संविधान में फ्रेटर्निटी की बात कही गई है, पंथ निरपेक्षता की बात कही गई है, जिसे हम सेकुलरिज्म कहते हैं, समानता की बात कही गई है, लिबर्टी या आज़ादी की बात कही गई है, सोच में आज़ादी, अभिव्यक्ति में आज़ादी, विश्वास में आज़ादी, किसी भी पंथ को अपनाने में आज़ादी, पूजा आदि करने में आज़ादी. सचमुच अगर संविधान की इस सब विचार का अमल हमारे देश में होता तो शायद 75 साल की आज़ादी के बाद हम सांप्रदायिक भाईचारे के ऊपर बहस करना न पड़ता, या आज़ादी का नारा देने वालों को खतरा मोलना नहीं पड़ता. लेकिन ऐसा हुआ नहीं है. इसे हम मान लेना चाहिए. धर्म को लेकर लड़ाई तो बहुत ही होता है, भाषा को लेकर भी हुआ है.
लेकिन धर्म को लेकर नफरत का खुला माहौल आज हमें विचलित कर रहा है। यह स्मरण करना अनावश्यक नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट के जज मान्यवर ओ चिन्नप्पा रेड्डी का 1986 में एक फैसले में दिया गया वक्तव्य। उन्होंने कहा था, our tradition teaches tolerance, our philosophy preaches tolerance, our constitution practices tolerance, let us not dilute it. तो ये हमारी परंपरा रही कि सहिष्णुता की परंपरा, ये सब में दिखता है, हमारा ट्रेडिशन में दिखता है, हमारा फिलॉसफी में दिखता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में दिखता है, सब में दिखता है, और इसे जो है हम डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। आज का जो विषय है उस पर हम कोई थ्योरेटिकल समझ रखने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं भी अपने को इस काबिल नहीं समझता। सिंक्रेटिज्म या समन्वयी संस्कृति का अध्ययन बहुत हुआ है, विद्वानों ने किया भी है, मैं इसमें जाऊंगा नहीं। मैं समन्वयी संस्कृति के उड़ीसा में रहा कुछ नजीर आप लोगों के सामने रखूंगा। क्यों इसमें हमारा आग्रह हुआ, हमारी रुचि हुई, इसका कुछ अपना व्यक्तिगत अनुभूति आप लोगों के साथ इस संदर्भ में साझा करूंगा। अखबार में छपा एक खबर से ही शुरू करता हूं। ये खबर फरवरी 2016 के अंतिम सप्ताह का था। एक सेमिनार की बात थी। सेमिनार का शीर्षक था संख्या लघु संप्रदाय का विकास। इसमें उपस्थित थे उस समय के केंद्र संख्या लघु मंत्रालय के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। इस सेमिनार के उद्यापनी में बोलते समय संख्या लघु कमीशन के अतिरिक्त सचिव 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर अजय कुमार ने कहते समय बहुत भावुक हुए और उन्होंने रुद्ध स्वर में यह कहा, कोट, अब परिस्थिति ऐसी है कि रात में लोगों को नींद नहीं आती है। ये 2016 फरवरी में। मुझे नींद नहीं आती है। मैं पैदाइश हिंदू हूं, एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हूं। मेरा सबसे जिगरी दोस्त एक मुसलमान है। हम लोग एक साथ पढ़े हैं निर्भय से। मैं जानता हूं जो हम बोल गए इसमें सब इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन मुझे ये कहना है कि हम शांति से, एकता के साथ, निर्भय से जीना चाहते हैं। आज अगर हम ये बात न कहते तो हम सो नहीं पाते। ये अजय कुमार जी का वक्तव्य था। बहुत भावुक होकर के बोल रहे थे। ये भी खबर है कि अजय कुमार जी का यह वक्तव्य उपस्थित सुनने वालों को काफी प्रभावित किया था। मैं खबर पढ़कर प्रभावित हुआ। अजय कुमार जी एक साझा संस्कृति की ओर इशारा कर रहे थे और उसमें दरार पड़ रहा है यह देखकर खेद प्रकट कर रहे थे। मैं खोजने लगा हमारे राज्य उड़ीसा में साझा संस्कृति के क्या क्या दृष्टांत हैं, नजीर हैं। 26 दिसंबर मैं कहा था कि कुछ व्यक्तिगत अनुभूति को साझा करके हम अपना वक्तव्य रखेंगे। 26 दिसंबर 2017 के दिन मैं एक माध्यमिक विद्यालय के 70 साल की वर्षगांठ के अवसर पर उपस्थित था। मुझे कुछ बोलने के लिए बुलाया गया था। वास्तव में इस अवसर को विद्यालय के पुराने जो छात्र थे वो मना रहे थे। तो जब मैं इस विद्यालय के इतिहास को खंगाला तो मुझे लगा कि इस विद्यालय को
हम सांप्रदायिक भाईचारा का एक प्रतीक मान सकते हैं। कैसे? ये विद्यालय का शुरुआत हुआ था एक मुसलमान जमींदार के अस्तबल में। भारत को आजादी मिलने के करीब 4 महीने पहले। इसके जो पहले संपादक थे स्कूल कमेटी के, उनका नाम था शाह मोहम्मद क्वायम। भारत को आजादी मिलने के 4 महीने के बाद 26 दिसंबर 1947 में इस विद्यालय का नाम दिया गया धर्मशाला बाणीपीठ। विद्यालय कमेटी के सभापति थे एक मुसलमान, हासम कासम जी। मुझे आप लोगों को याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि बाणी मां सरस्वती का एक दूसरा नाम है। जिस समय एक मुसलमान व्यक्ति के अध्यक्षता में विद्यालय का नाम सरस्वती मां सरस्वती के नाम पर दिया जा रहा है, उस समय कोई जोर जबरदस्ती नहीं था सरस्वती वंदना के लिए, जैसे आज जोर जबरदस्ती किया जा रहा है। उड़ीसा के संदर्भ में यह जान लेना प्रासंगिक हो सकता है कि जब इसके पड़ोसी राज्य बंगाल और बिहार सांप्रदायिक दंगों से प्रभावित था, उस समय उड़ीसा में इसका कोई असर ही नहीं था। जिस विद्यालय की बात मैं करता हूं वह जिस क्षेत्र में पड़ता है उसका नाम है धर्मशाला। वहां कला क्षेत्र में एक बड़ा नाम है मास्टर गुलाब। वो मुसलमान थे, लेकिन नाटक शुरू करते थे सरस्वती मां सरस्वती की तस्वीर के सामने अपना भक्ति निवेदन करने के बाद। उसी क्षेत्र के नजदीक एक पहाड़ है जिसका नाम है चारी लंगड़। उसके ऊपर एक दरगाह है जहां हिंदू मुसलमान सब जाते हैं अपना भक्ति निवेदन करने के लिए। कहने का मतलब यह है कि यहाँ के लोग सांप्रदायिकता के ऊपर जाकर एक दूसरे के साथ प्यार से जीवन बसर करते थे। आज भी वही है। जब मैंने सांप्रदायिक भाईचारा पर अपने वक्तव्य में जोर दिया तो उस सभा के अध्यक्ष ने कहा कि होली में हम हमारे मुसलमान पड़ोसी के लिए नया कपड़ा सिलाते हैं और वे भी अपने त्योहार में हिंदू पड़ोसियों के लिए नया कपड़ा सिलाते हैं। गंगा जमुनी तहजीब की जो बात उत्तर भारत में किया जाता है, यही इस क्षेत्र में देखने को मिलता है। अब कुछ और नजीर हम उड़ीसा में देखते हैं। एक गांव है माणिकगोड़ा। ये भुवनेश्वर जिस जिले में आता है, खुर्दा जिला, उसी जिले में ये क्षेत्र पड़ता है। यहाँ दुर्गा पूजा में उस गांव का जो मुसलमान मुखिया होता है वो उसका कर्ता बनता है। उसी के अध्यक्षता में पूजा होती है। इसके नजदीक एक गांव है जिसका नाम है काईपदर। यहाँ बुखारी बाबा का पीठ है जहां हिंदू और मुसलमान सब जाते हैं अपना भक्ति दर्शाने। अब चलते हैं उड़ीसा के दक्षिण भाग पर। उस वहां एक जिला है कंधमाल। सुर्खियों में आ गया ये जिला जब लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या हुई 23 अगस्त 2008 को। इसके बाद इस क्षेत्र में हिंदू और ईसाई संप्रदाय में दंगा छिड़ गया, लेकिन इस दंगा का कोई असर नहीं पड़ा उसी के नजदीक सिमनबाड़ी गांव पर, क्योंकि
इस गांव में दुर्गा पूजा कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो एक कैथोलिक ईसाई होते थे। अब हम देखेंगे उड़ीसा के पश्चिम क्षेत्र में किस तरह का नजारा इस संदर्भ में देखने को मिलता है। संबलपुर में एक मोहल्ला है मोदीपड़ा। उस मोहल्ले में एक हिंदू परिवार रहता है जिसको पढ़ियारी परिवार कहा जाता है। आप जानकर आश्चर्य होंगे कि ये परिवार 1664 साल से 1664 एडी से मुहर्रम में ताजिया जुलूस का आयोजन कर रहा है, यानी 358 साल तक ये चल रहा है। तो हम उसका एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। जो इसे शुरू किया था उनका नाम था जयदेव पढ़ियारी। अब आप देखिए उसकी तस्वीर। हाँ, ये जो आप देख रहे हैं ये उसी संबलपुर का जो मैं बोल रहा था कि किस तरह एक हिंदू परिवार वहाँ ताजिया का आयोजन करता है। इसी का वो ये तस्वीर उसी का है। अब एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं। झारसुगुड़ा के एक गांव है रेमंडा। इस गांव का एक मुसलमान परिवार, जमींदार का परिवार 120 साल से मना रहा है रथ यात्रा। अब देखिए ये तस्वीर देखिए, रथ यात्रा। इस परिवार का जो बड़ा बेटा होता है वो रथ निकलने के समय रास्ते पे झाड़ू लगाता है, जिसे हम छेरा पहरा कहते हैं। जगन्नाथ धाम पुरी में यह काम पुरी का राजा गजपति करते हैं। अब आते हैं पुरी, जो कि बहुत ब्राह्मण बहुल एक जगह है, जिला है। इस जिला पुरी में एक मुस्लिम बहुल गांव भी है जिसका नाम है अहमदपुर। इस गांव का जो मुखिया है, मुसलमान मुखिया, वो दुर्गा माँ के सेवा में हर तरह का जो काम होता है वो करता है। इस गांव के मुसलमान विजयादशमी के दिन दुर्गा माँ का रथ को खींचते हैं। इस गांव को अमृतपुर भी लोग कहते हैं। उड़ीसा के गंजाम जिले में एक पोटगढ़ किला है। एक पोटगढ़ जगह है, वहां एक किला है जिसके निकट एक तालाब है। इस तालाब के एक सिरे पर एक शिव मंदिर है और दूसरे सिरे पर एक मस्जिद है। आने वाले हिंदू और मुसलमान दोनों इस तालाब का पानी का इस्तेमाल करते हैं। अब एक जिला है भद्रक जिला। इसमें एक गांव है पाड़िया। इस गांव में एक मंदिर है जिसको बिरंची नारायण मंदिर कहते हैं।
बिरंची नारायण मंदिर कहते हैं। ठीक उसके सामने आप देखिए मस्जिद है, हम फोटो दिखा रहे हैं, तस्वीर दिखा रहे हैं, मस्जिद है। और इसे यहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं, जो जानने वाले लोग हैं, इसको भाईचारा का, सांप्रदायिक भाईचारा का प्रतीक मानते हैं। अब चलते हैं, समुद्र के किनारे एक गांव है अस्तरंग। इस गांव में एक जगह है जिसे हम पीर जहानिया पीठ के नाम से जाना जाता है। ये जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, इस पीठ में हिंदू मुसलमान सब आते हैं। यहाँ एक कठौ रखा हुआ है जिसको भक्त दंडवत करते हैं। यहाँ का पूजक एक मुसलमान व्यक्ति है। कहा जाता है कि 500 साल से ये पीठ चला आ रहा है। इस तरह उड़ीसा के विभिन्न जिले में हिंदू मुसलमान समन्वय का प्रतीकों का खोज हम कर रहे हैं। इन प्रतीकों का एक कैटलॉग और उनके पीछे छिपा इतिहास को प्रकाश करने की प्रयास भी जारी है। अब एक दूसरा पहलू हम देखेंगे। यह है उड़िया भाषा में लिखा गया हिंदू धर्म साहित्य को मुसलमानों ने क्या दिया है। बहुत ही जाना पहचाना नाम है सालबेग। उनका जन्म 1607 या 8 में हुआ था। कहा जाता है कि जगन्नाथ जी के एक प्रमुख भक्त थे सालबेग, लेकिन मुसलमान होने के नाते इनको मंदिर के अंदर जाना मना था। तो मंदिर के बाहर से ही वो अपना भक्ति संगीत पेश करते थे, जिसे हम उड़िया में जनाणो कहते हैं। सालबेग बहुत सारे भक्ति संगीत लिखे थे जो बहुत ही लोकप्रिय है। उड़िया साहित्य में ये जो भक्ति संगीत है, इनका एक अनोखा स्थान है। और एक कवि है, एक खुर्दा जिला के, जिस जिले पे भुवनेश्वर आता है, उसके एक गांव है जदूपुर, उसके निवासी हैं। उनका नाम है सैयद उमर अली। इनका जन्म 1870 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने देवी लक्ष्मी के प्रशस्ति में एक काव्य लिखा है जिसे हम लक्ष्मी पुराण के नाम से जानते हैं, और काफी लोकप्रिय है, काफी लोकप्रिय है। घर घर में महिलाएं उससे पढ़ते हैं। ये जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर उसी लक्ष्मी पुराण के ऊपर को आधार करके जो एक गीति नाट्य लिखा गया है, उसी का एक छवि है। उसको आधार करके उस पर आधारित ये नाटक लिखा गया है, जिसे हम गीति नाट्य कहते हैं। और ये पश्चिम उड़ीसा में इसका प्रचलन है, ये गीति नाट्य का प्रचलन। और एक कवि हैं कटक के, अमीनुल इस्लाम। इन्होंने बहुत सारे भजनावली लिखी है जो काफी लोकप्रिय है। इन्होंने उड़िया में पंचांग का प्रकाशन 1935 से शुरू किया, जिसको हम कोहिनूर प्रेस पंजिका के नाम से जानते हैं। और ये पंजिका जगन्नाथ मंदिर में भी माना जाता है। और एक नजीर हिंदू मुसलमान समन्वय संस्कृति की है, वो है हमारे हिंदुओं के घर में सत्यनारायण पूजा होना, जिसे हम सत्यपीर पूजा भी कहते हैं। तो इस तरह से हिंदू मुसलमान वो जो साझा संस्कृति है, इसके ये कुछ उदाहरण हैं। और भी बहुत सारे उदाहरण होंगे जिसकी तलाश चल रही है, जिसकी खोज चल रही है, और उसका जो हमने पहले भी कहा, उसका एक कैटलॉग बन रहा है। और हो सकता है कि हम उसके जो पब्लिकेशंस भी करेंगे, कुछ जब आ जाएगी तो उसको लेकर के हम पब्लिकेशन करेंगे। हाँ, और फिर भी हिंदू मुसलमान के बीच नफरत पैदा करने की कोशिश होती है, लेकिन बहुत कम सफल हुआ है। अगर कहीं कुछ हो जाता है तो बहुत जल्दी इसमें सुधार आ जाता है। ये उड़ीसा की खूबी है। देखा गया है, नफरत पैदा करने वाले अक्सर उस जगह के नहीं होते हैं, बाहर के होते हैं। अगर होशियारी बरती जाए
तो इस तरह की कोशिश को नाकाम कर दिया जा सकता है। ऐसा ही हुआ था आजादी के पूर्व, जब बंगाल और बिहार में दंगा हुआ, उड़ीसा में नहीं हुआ। इसका कारण यह था कि उस समय जो गांधी जी के सच्चे अनुयायी थे वो सक्रिय हो गए, गांव गांव में जाकर लोगों को सतर्क कराया कि बाहरी लोगों को गांव के अंदर घुसने न दिया जाए, और यह असरदार रहा। अब भी वही हो रहा है। जो नफरत का माहौल हम देख रहे हैं उसको उस्काया जा रहा है। जब लोग ये समझ जाते हैं, उस्काने वाले सफल नहीं होते हैं। इस माहौल में जरूरत है कि हमारे समाज में जो गंगा जमुनी तहजीब की परंपरा है उसे जागरूक रखे, हर पीढ़ी को बताए। इससे सांप्रदायिक भाईचारा को धूमिल होने से बचाया जा सकता है। यही है हमारी संक्षिप्त उपस्थापना, जिसको हमने आप लोगों के सामने रखा है, और आप लोगों ने हमें इसका अवसर दिया है, इसलिए आप सबको धन्यवाद। मैं समझता हूँ जिस नजीर ने उड़ीसा के संदर्भ में दिया, ये नजीर आप लोगों पर प्रभाव जरूर डालेगा। धन्यवाद।